अच्छा जी, तो अक्टूबर नवंबर 2021 का वेरिएंट 11 और क्वेश्चन नंबर आ गया है जी 22 था, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इसमें ये सिचुएशन है जी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जिनमें साउंड वेव आती है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, जबकि ईएम वेव सारी की सारी ट्रैवल करती हैं। तो देयर इज़ वन टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव दैट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। बल्कि और भी देखें आप, लॉन्गिट्यूड में सीज़मिक वेव आ जाती हैं, उनको भी मीडियम चाहिए होता है। साउंड वेव आ गई जो वो भी मीडियम रिक्वायर होता है। तो कोई ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वेव एग्जिस्ट नहीं करती जो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकें। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग होगी। क्वेश्चन नंबर है जी 23। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें वो कह रहा है कि अ ग्लास ट्यूब। जी बेटे, जी बेटा बोले। मैम ट्रांसवर्स वेव में भी तो पार्टिकल्स ही वाइब्रेट करते हैं, तो वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं होते, तो इस तरह तो ट्रांसवर्स वेव्स भी नहीं करनी चाहिए ट्रैवल। नहीं बेटा, ट्रांसवर्स वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स नहीं होते। वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन से बनी हुई होती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा, और जो जो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन है वो इस तरह से होगी, उन तीनों के साथ परपेंडिकुलर होगी। उसमें पार्टिकल्स नहीं होते, फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो वाइब्रेट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हम लोगों ने हम देख रहे हैं कि एक ग्लास ट्यूब है जो कि एक एंड से क्लोज है और दूसरे एंड से वो ओपन है, और एक स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रही है। नोड क्लोज एंड पे बनेगा और जो ओपन एंड है वहाँ पे जाहिर सी बात है एंटी नोड बनेगा, और स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी उन्होंने एफ नॉट बताई है, और वो कह रहे हैं देयर आर नो अदर नोड्स। ये जो नो अदर नोड्स वाली बात उसने की है, इससे क्या चीज़ प्रूव होती है? नो अदर नोड से ये बात प्रूव होती है कि ये फर्स्ट फॉर्मेशन का केस है। आपको याद होगा कि फर्स्ट फॉर्मेशन में यानी एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज हो, तो रूल है कि फर्स्ट फॉर्मेशन में जो है वो ये वाली शेप आती है। ये शेप आपको याद होनी चाहिए। और अगर अगर बोथ हैंड्स ओपन हों तो रूल के मुताबिक फर्स्ट फॉर्मेशन ऐसी होगी, ठीक है जी। ये आपकी फर्स्ट फॉर्मेशन होगी रूल के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्मेशन में फिर जो भी लेंथ आपकी होगी एल, दैट वुड बी इक्वल टू λ/2 लेंथ ऑफ द ट्यूब या जो भी लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग कॉलम। जबकि इस केस में जब एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज होगा तो फर्स्ट फॉर्मेशन के लिए एल जो है वो आपका λ/4 होगा, यानी लैम्डा जो है वो 4L के इक्वल बनेगा, ठीक है जी। यानी वेवलेंथ आपकी 4L बनेगी। तो ये जो इसने ये बात कही, एक छोटी सी बात, उससे हमें कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि देयर आर नो अदर नोड्स का मतलब है कि दिस इज़ फर्स्ट फॉर्मेशन, फर्स्ट हार्मोनिक यू कैन से, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो आगे कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज देन स्लोली इंक्रीज्ड। अब आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, यानी लैम्डा अगर पहले 4L है तो अब उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होनी है, इस 4L से कम होनी है, ठीक है जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी आपने इंक्रीज़ की है, तो लैम्डा होगा डिक्रीज़। सेकेंड फॉर्मेशन होती है तो इसी के अंदर आपकी क्या है जी के सेकेंड फॉर्मेशन में ये वाली सिचुएशन होती है, ठीक है जी, ये वाला केस होता है। और अभी बता रही थी मैं आपको कि वो L जो होगा वो 3 λ/4 होगा। 3 λ/4 कैसे होगा, काउंटिंग करके फिर से बता देती हूँ कि ये नोड से लेकर एंटी नोड तक ये आपका λ/4 हो गया, और एंटी नोड से नोड तक एक और λ/4 और ये एक और λ/4, तो ये टोटल 3 λ/4 हो गए। और आपको याद होगा कि हमने कहा था कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा से ये आ जाएगा v इज़ इक्वल टू, अगर आपकी फर्स्ट फॉर्मेशन है तो लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा यहाँ से आएगा जी 4L, तो यहाँ पे मैं 4L लिखूँगी, तो एफ नॉट की वैल्यू आपकी आ गई v/4L। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि जी जब सेकेंड फॉर्मेशन होगी तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 4L/3। तो अब आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपने, ठीक है जी, न्यू फ्रीक्वेंसी निकालनी है।
और वो है v इज़ इक्वल टू एफ प्राइम, और आपकी वेवलेंथ भी चेंज हो चुकी है लैम्डा प्राइम, और यहाँ पे लैम्डा प्राइम की वैल्यू लगा दें। लैम्डा प्राइम की वैल्यू ये है 4l/3, ठीक है जी। और ये आप एफ प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, दैट वुड बी v इंटू 3/4l। अब जैसा कि ये बात हो रही थी कि आप कह रहे थे कि इसको डिवाइड कर दें, यानी इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड करें ताकि एफ प्राइम निकल सके, तो हम वही करते हैं जी। एफ प्राइम डिवाइडेड बाई एफ नॉट, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये वाली एक साइड पे डिवाइड कर दी, v/4l डिवाइडेड बाई एफ नॉट, यानी कि v/4l। अब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये आ जाएगा 4l/v, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपका एफ प्राइम 3f0 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं दो बातें मेंशन करना चाहूँगी कि एक तो जैसे ये कि अभी आप कह रही थी बेटे कि आप लैम्डा 4l है, तो आप यहाँ पर जो 4l है इसकी जगह पे भी लैम्डा पुट कर सकते हैं और फिर उसको f0 में कर सकते हैं। मतलब ये कि यहीं से ही अगर आप v इज़ इक्वल टू एफ प्राइम और 4l की जगह पर आप लैम्डा लगा दें ओवर 3, तो यहाँ से एफ प्राइम इज़ इक्वल टू 3v/लैम्डा, और v/लैम्डा जो है वो आपका f0 है, तो तब भी आपका आंसर आ सकता है। तो ये आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं। मैंने तो दो इक्वेशंस बना के ऊपर नीचे रख के डिवाइड की हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक डायरेक्ट मेथड भी लग सकता था, वो ये था कि आपको याद है कि जब एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज हो तो जो आपके हार्मोनिक्स होते हैं वो f0, 3f0, 5f0 ऐसे करके वेरी करते हैं। मैंने आप लोगों से कहा है कि आप ये याद रखें, ठीक है जी, कि आप इसको यानी कि मेमोराइज़ कर लें कि ये इसकी वेरिएशन कैसे आती है, क्योंकि ये इतनी लंबी जो हमने ये डेरिवेशन की है ये पेपर में तो करने का, ख़ासतौर पे MCQs में करने का टाइम नहीं होता। तो अलबत्ता P2 में आ जाए तो फिर ये सारी मेथड तो करना पड़ेगा कि पहले जब क्या था, पहले लेंथ इतनी थी, उस पर इस लेंथ पे वेवलेंथ ये बन रही थी, और फिर आपने v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा निकाल के तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली। फिर नेक्स्ट टाइम में चूँकि आपके अब वो ये वाली यानी फॉर्मेशन आ गई है, फॉर्मेशन चेंज हुई है, तो लैम्डा की वैल्यू ऐसे चेंज हो गई और फिर आपने नई फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर आपने उसको चूँकि f0 की टर्म्स में लिखना था तो दोनों को डिवाइड करके आपका ये आंसर बना। मतलब ये कि ये डेरिवेशन असल में सारी इसी की ही है। तो अगर किसी बच्चे को ज़बानी याद है तो वो अच्छी बात है कि जब कोई भी नोड्स नहीं होते, यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक होता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोनिक आता है वो 3f0 ही आता है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर कर सकते थे, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। विद विच वेव कैन द डॉपलर इफेक्ट बी ऑब्जर्व्ड। कहते हैं किस वेव्स के साथ आप डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे ऑल वेव्स इंक्लूडिंग साउंड एंड लाइट, ठीक है जी, सारों के साथ कर सकते हैं डॉपलर इफेक्ट। विच रेडिएशन could consist of waves of wavelength 0.5 नैनोमीटर। ये राउंड ऑफ करके फिर ये 5 × 10⁻⁻⁻ ये -9 आएगा, -10 आएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे आपने बताया यार, एक और बात है कि -9 से -12 तो ये एक्सरेज ही की रेंज बनी ना यार, क्यों? ये 5 × 10⁻−10 है, तो ये देखें ना, ये एक्सरेज की ही रेंज बन रही है -9 से -12, तो ये उसी के अंदर आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये देखें इस टेबल में हम लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, तो -9 से -12 तो फॉर श्योर ये एक्सरेज की रेंज में आ रहा है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ गया जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि a string is fixed between the points P and an oscillator M, another string is fixed between M and Q। ओके, और ये जी दरमियान में ऑसिलेटर है और वो वाइब्रेशन सेंड कर रहा है इस साइड पर भी और वाइब्रेशन सेंड कर रहा है इस साइड पर भी। उसमें एक ये है कि वो कह रहा है कि जो आपकी स्ट्रिंग MP है और जो स्ट्रिंग MQ है वो दोनों डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई हैं।
Frequency of the oscillator is adjusted until a stationary wave is formed on both the strings. The speed of the wave between P and M is twice the speed of the wave between M and Q. ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसकी स्पीड और इसकी स्पीड में डिफरेंस है तो वो इसी वजह से होगा कि दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं वो मटेरियल डिफरेंट है उनका. कहते हैं विच डायग्राम कुड रिप्रेजेंट द स्टेशनरी वेव पैटर्न. तो पूछ रहे हैं कि इनमें क्या हिसाब किताब होगा. तो अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे. द स्पीड ऑफ द वेव इज़ ट्वाइस. कहता है कि पी एम की जो स्पीड है वो क्यू एम की स्पीड से ट्वाइस है. ये वी है अगर तो ये 2v है. ओके अब इसमें हम ऐसे करेंगे यार कि ना हम फार्मूला लगा सकते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. और इसने कहा कि फ्रीक्वेंसी आपने ऐसे एडजस्ट की कि फ्रीक्वेंसी दोनों, हाँ इसमें ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी जी. फ्रीक्वेंसी कैसे कांस्टेंट होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर प्रोवाइड कर रहा है और दोनों तरफ जो भी फ्रीक्वेंसी जा रही है वो सेम है, यानी इधर की फ्रीक्वेंसी और इधर की फ्रीक्वेंसी सेम है. तो अगर वेलोसिटी यहाँ पे डबल है तो वेवलेंथ भी डबल होगी. ठीक है जी, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी और वेवलेंथ की वेरिएशन आ जाएगी. अब वेवलेंथ डबल होने का क्या मतलब है कि आपको पता है कि ये जो चीज़ होती है, यानी ये लूप जो होती है, ये नोड से नोड का फासला ये वेवलेंथ को शो करता है. कितनी वेवलेंथ को, हाफ वेवलेंथ को. तो अगर इस वाले की वेवलेंथ डबल है तो जाहिर है इसका जो नोड टू नोड डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू इसके नोड टू नोड डिस्टेंस के. तो ये फिर सी पार्ट होगा. ये ज़रा चेक कर लीजिएगा बेटा, ये आंसर ठीक है. मुझे बता दें ये आंसर ठीक है इसका. हेलो एक बच्चा ये ऑप्शन है जी. मुझे आवाज़ नहीं आई आपकी, समझ नहीं आया. मैम ए ऑप्शन है. ये पी एम स्पीड ऑफ द वेव ऑफ पी एम इज़ ट्वाइस. पी एम की स्पीड ट्वाइस है बेटे, सॉरी पी एम की स्पीड ट्वाइस है. ठीक है जी, मुझे पता नहीं क्या हो गया है. ओके पी एम की स्पीड ट्वाइस थी तो इस साइड पे फिर जो है ना वो वेवलेंथ बड़ी होगी इस साइड पे, तो ये ए पार्ट बनेगा. ठीक है, क्लियर हो गया जी. कॉन्सेप्ट तो मेरा ठीक था, बस वो मैंने ये गलती की पढ़ने में, लेकिन यही चीज़ें होती हैं जो आपके क्वेश्चन को गलत करवा देती हैं. तो मैं क्वेश्चन गलत पढ़ रही थी. कह रहे जी क्वेश्चन नंबर 27 में अ वाटर वेव इन अ रिपल टैंक इज डायफ्रेक्टेड एज इट पासेज थ्रू द गैप इन अ बैरियर. विच टू फैक्टर्स अफेक्ट द एंगल ऑफ डायफ्रेक्शन ऑफ द वेव. एंगल ऑफ डायफ्रेक्शन होता क्या है बेटे, ये आपकी वेव्स हैं और ये आपका वो बैरियर है. इसमें से आपकी वेव्स जब ऐसे पास करके जाती हैं ये यूं करके, तो ये वाली जो चीज़ है ना इसको वो इस एंगल को, ये एंगल थीटा, इसको एंगल ऑफ डायफ्रेक्शन बोलते हैं. तो अगर आपने इसको इंक्रीज़ करना है तो आपको गैप का साइज़ या तो डिक्रीज़ करना पड़ेगा, मतलब अगर कंपेरेबल नहीं है तो साइज़ को डिक्रीज़ करने से या फिर वेवलेंथ को इंक्रीज़ करने से ये कंपेरेबल हो जाएंगे. तो उसने कहा है कि कौन से दो फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे. तो एक तो वेवलेंथ है और एक उसका जी एम्पलीट्यूड है. ठीक है, ये एक मिनट, एम्पलीट्यूड नहीं, वेवलेंथ और विड्थ. ठीक है जी, गैप का साइज़ और वेवलेंथ जो है वो अफेक्ट करेंगे इसके एंगल डायफ्रेक्शन को. और नेक्स्ट में आ गया क्वेश्चन नंबर 28. ये क्वेश्चन जी बहुत अच्छा है. इसमें कह रहा है कि एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है और वो इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली ऑन टू द टू स्लिट्स S1 एंड S2, और एक स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट हैं ये दोनों एक दूसरे से, और कह रहे हैं कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं. तो nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट इज़ ऑब्जर्व्ड एट पॉइंट P. यहाँ पे आपकी डार्क बनी है. ठीक है, ये डार्क बनी है और उसका जो नंबर है वो n है.
और कह रहा है कि विच इक्वेशन इज़ करेक्ट फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ n। आपको पता है कि अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ n की बात हो रही है, यानी n की पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, 1 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। आपको पता है कि 0 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसलिए इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो उसने कहा है कि जो पार्ट डिफरेंस है उसके लिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो लेट अस सी कि ये जो S2P माइनस S1P बेसिकली पार्ट डिफरेंस है, ये सारे पार्ट डिफरेंस की बारे में बता रहे हैं, क्योंकि यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वेव ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया और फिर इस वाली वेव ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, इन दोनों के डिस्टेंस ट्रैवल करने के दरमियान जो डिफरेंस है वो पार्ट डिफरेंस होगा। एनी हाउ, आपने पार्ट डिफरेंस n लैम्डा बाई 2 अगर मैं पुट करूँ, तो पार्ट डिफरेंस अगर n लैम्डा बाई 2 पुट करूँ, तो पहला वाला जो मैं, यानी अगर n 1 पुट करती हूँ तो ये लैम्डा बाई 2 आएगा पहले वाला, और फिर जब मैं ये 2 पुट करूँगी, n की वैल्यू 2 पुट करूँ इसमें, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा बाई 2, यानी ये लैम्डा आ जाएगा उसके बाद वाला। तो आपको पता है कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 ही डार्क के लिए होता है, लैम्डा नहीं होता। तो ये इसमें जो सेकंड ऑप्शन आ रही है वो गलत है, ठीक है। वो तो ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा जो है 1 लैम्डा, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होती है। नेक्स्ट वाले को ज़रा चेक करते हैं जी। अगर नेक्स्ट वाले को चेक करें, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू मैं n1 पुट करूं तो ये 1 लैम्डा आ जाता है, और फिर सेकंड के लिए 2 लैम्डा। तो ये तो सारी कंस्ट्रक्टिव की हैं, जबकि हमें उसने डार्क फ्रिंज के बारे में बात की है, तो ये भी नहीं होगा। सी पार्ट पे चेक कर लेते हैं जी। पार्ट डिफरेंस हमारा बनता है n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा, तो ये 1 माइनस 1 बाई 2 लैम्डा आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 बाई 2 लैम्डा पहला। सेकंड ऑप्शन पे ट्राई करती हूँ, यानी 2 माइनस 1 बाई 2 लैम्डा, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 1.5 लैम्डा बनता है, यानी नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो 1.5 लैम्डा की है। अगर मैं इसको 0.5 लैम्डा कह लूँ तो ये 1.5 लैम्डा की। तीसरी ऑप्शन को चेक करें तो 3 माइनस 1 बाई 2 लैम्डा, तो ये 2.5 लैम्डा बन रहा है। तो ये जो है ये सारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो करें, तो आंसर है सी। लेकिन मैं ज़रा डी भी चेक करके आपको बता दूं कि डी में अगर आप देखें तो पाथ डिफरेंस जो है वो n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा है, यानी पहली ऑप्शन 1 प्लस 1 बाई 2 लैम्डा की आती है, जो कि 1.5 लैम्डा है। और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आएगी, मतलब जब मैं n2 पुट करूँगी तो ये 2 प्लस 1 बाई 2 लैम्डा आ जाएगी, ठीक है जी। 2 प्लस 1 बाई 2 लैम्डा आएगी, और इसमें फिर आपका बन जाएगा ये 3.5 लैम्डा, ठीक है जी, या उससे अगला ऑप्शन 3.5 लैम्डा बनेगा। तो इसलिए इसमें देखें 0.5 लैम्डा वाला मिसिंग है, यानी जो ये सेकंड ऑप्शन से वो लोग बता रहे हैं, ये सेकंड ऑप्शन 1.5 लैम्डा से, यानी अगर मैं मिनिमम n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो आपके पास डार्क फ्रिंज की सेकंड ऑप्शन आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो थी वो फर्स्ट ऑप्शन क्या होती है, 0.5 लैम्डा होती है ना डार्क फ्रिंज के लिए। जो पहला डार्क स्पॉट होता है वो 0.5 लैम्डा पे बनता है, तो वो तो आया ही नहीं इसके अंदर। सो दैट्स वाई ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से था। बड़ा गहरा क्वेश्चन था कि आपने बाकायदा n की वैल्यूज़ पुट करके तो चेक करना था कि किस पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तमाम वैल्यूज़ आपको अवेलेबल होंगी। डी ऑप्शन में जो था फर्स्ट वैल्यू मिसिंग थी, बी ऑप्शन तो खैर सारा कंस्ट्रक्टिव को शो कर रहा था, और ए ऑप्शन में ये था कि एक आपकी 0.5 लैम्डा आ गई थी, लेकिन दूसरी फिर कंस्ट्रक्टिव की शो हो रही थी, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। कहते हैं ग्रीन लाइट, ये हमारा कट जाएगा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाते हैं। कहता है कि ये इक्वेशन है I = a n/q/v विच रिलेशनशिप इज़ नॉट यूज्ड इन डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यार आपका ये जो इक्वेशन थी, याद करें इसकी डेरिवेशन इस फार्मूले से स्टार्ट होती है, और फिर Q टोटल को आप लिखते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू एलिमेंट्री चार्ज। फिर आपको याद होगा कि नंबर डेंसिटी का फार्मूला n/v होता है, और फिर आप n = nv इधर प्लग करते हैं,
ठीक है जी। तो ये टोटल चार्ज की वैल्यू बन जाती है हमारी NV। फिर आप इसको इसमें पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या बनती है, I इज़ इक्वल टू N क्या था NV, ये Q भी था बीच में, NVQ ओवर टाइम। फिर आप वॉल्यूम का फार्मूला ओपन करते हैं, एरिया इनटू लेंथ। तो ये N एरिया इनटू लेंथ Q ओवर टाइम, तो लेंथ ओवर टाइम जो है आपकी स्पीड आ जाती है। ठीक है जी। तो अब बताएं जी कि इसमें चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम भी यूज़ हो रहा है, डिस्टेंस का फार्मूला V इज इक्वल टू D/T भी यूज़ हो रहा है, और नंबर डेंसिटी ओवर एरिया ये नहीं यूज़ हो रहा क्योंकि इसमें एरिया नहीं आता, यहाँ पे वॉल्यूम आता है। ये गलती कर रहे हैं ये लोग। बाकी वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ भी यूज़ हो रहा है। ठीक है जी। तो ये थी कहानी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सर्किट कंटेन्स टू रेजिस्टर्स P and Q and a power supply of negligible internal resistance as shown. Current in resistor P is 2 ampere and the power dissipated is 18 watt. Resistor Q dissipates 240 joules of energy when a charge of 40 coulomb passes through it. तो V is equal to W/Q से मैं इसका वो निकाल सकती हूँ, पोटेंशियल निकाल सकती हूँ इसके क्रॉस। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल आ रहा है 6 वोल्ट्स, और मैं P इज़ इक्वल टू VI से इसके क्रॉस भी पोटेंशियल निकाल सकती हूँ। पावर 18 है और वोल्टेज मुझे नहीं पता, और करंट इसने बताया 2, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 9 वोल्ट बन रहा है। तो EMF जो बैटरी की होगी वो 6 + 9 हो जाएगी, यानी 15 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सम होके EMF के बराबर होगा। नेक्स्ट जी लास्ट क्वेश्चन कहता है द IV कैरेक्टर। बाकी जो कुछ रह जाएंगे वो मैं बाद में कर दूंगी। ठीक है जी। कल हम नया पेपर शुरू करेंगे क्लास में, और जो बाकी इसके 4-5 सवाल रह गए इनकी वीडियो बना के एडिट करके तो मैं अपलोड कर दूंगी। आप लोगों ने अपनी स्पीड बरकरार रखनी है, जो भी है ना वो डबल आपने P1 करने, किसी दिन आपने मिस नहीं करना। और आपने जब आना है जिस दिन ना पहले दिन कॉलेज, अगर फर्स्ट से खुल रहे हैं तो आपका P2 का एक टेस्ट होगा, उसकी तैयारी रखें अपनी। और अगर आप नहीं आएंगे टेस्ट देने तो फिर मैं आपके घर कॉल करके इन्फॉर्म करूँगी कि ये P2 का टेस्ट देने नहीं आए। ठीक है जी। 0 लगेंगे उसमें मार्क्स, और फिर आप मेरी तरफ से मज़ीद कोऑपरेशन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है। तो ये अभी जैसे ही कॉलेज खुलेंगे आपका उस दिन फर्स्ट डे पर टेस्ट होगा P2 का। IV characteristic of 2 electrical components P and Q are shown. Which statement is correct? Okay. For a current of 0.5 ampere, the power dissipated in Q is double that in P. 0.5 एम्पियर का करंट के लिए, ओह सॉरी 0.5 मैंने गलत ले लिया, 1 मिनट ठहरें। 0.5 के करंट के लिए इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट्स है और इसका 4 वोल्ट्स है। कह रहा है कि पावर डिसिपेटेड जो है वो डबल है। ओके, अगर मैं P इज़ इक्वल टू VI से करूं तो पावर और पोटेंशियल वाकई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बाकियों को भी चेक कर लेती हूँ। फॉर अ करंट ऑफ 1.9 एम्पियर, 1.9 तकरीबन ये बन रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ Q इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाफ दैट ऑफ P। नहीं जी, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे करंट और पोटेंशियल की वैल्यूज सेम है। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर चूँकि करंट, आपको पता है कि V इज़ इक्वल टू IR का फार्मूला, उसमें ग्रेडियंट वाले कहानी नहीं होती। उसमें जब आपने R निकालना होता है तो जो भी आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती हैं पोटेंशियल और करंट की, वो ग्राफ से उठा के आप लगाते हैं। तो यहाँ पे दोनों के ग्राफ अगर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब है कि दोनों जो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, उनकी पोटेंशियल और करंट की वैल्यू सेम है उस वक्त, तो उस टाइम पर उनकी रेजिस्टेंस भी सेम होगी। तो ये गलत है। द रेजिस्टेंस ऑफ Q इंक्रीजेज एज द करंट इन इट इंक्रीजेज। Q की आप देख रहे हैं कि भाई ये इसमें जो चेंज इन करंट है, डेल्टा I जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू इक्वल चेंज इन पोटेंशियल। तो आपको पता है कि
करंट इंक्रीज तब होता है जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। तो ये बात गलत कर रहा है कि रेजिस्टेंस उसकी बढ़ रही है क्यू की। फिर कहता है कि P इज़ अ फिक्स रेजिस्टर ऑफ Q, P इज़ अ फिक्स रेजिस्टर एंड Q इज़ अ फिलामेंट लैम्प। फिलामेंट लैम्प नहीं होता जी, इसलिए क्योंकि फिलामेंट लैम्प में तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, और क्योंकि जैसे जैसे आप उसके क्रॉस पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है और उसका जो करंट है वो कम होता है। तो ये भी रॉन्ग हुई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है जी।